everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हम जियोमॉर्फोलॉजी में ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये उसी सीरीज का या ओरिजिन ऑफ अर्थ का पार्ट 2 ही है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया गैसियस हाइपोथेसिस जो दी थी इमैनुअल कांट ने। हमने डिस्कस किया कैसे उन्होंने बताया कैसे सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, उसको लेके उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। अब क्या हुआ था, उसके बाद एक और इंसान थे लाप्लेस। उन्होंने क्या किया था, इसी गैसियस हाइपोथेसिस को थोड़ा मॉडिफाई किया था। जो जो इमैनुअल कांट की हाइपोथेसिस में कमियां थी उसी को लाप्लेस ने सुधारा था, उसको मॉडिफाई किया था। तो ये जो नई हाइपोथेसिस अब बनी उसको नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाने लगा लाप्लेस का। काफी जगह पर इमैनुअल कांट के हाइपोथेसिस को भी नेबुलर हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है, बट ओरिजिनली जो उनकी हाइपोथेसिस थी वो थी गैसियस हाइपोथेसिस। उसके बाद लाप्लेस ने उसी को मॉडिफाई किया था नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से। तो इसीलिए उसके ऊपर मैं कोई सेपरेट वीडियो नहीं बना रही हूँ अभी फुल फ्लेज, बट आपको अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी उस पर, जिसमें हम जो जो चेंजेस लाप्लेस ने किए थे गैसियस हाइपोथेसिस में, हम सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, अगर आप लोगों को वो चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। तो अब ओरिजिन ऑफ अर्थ में गैसियस हाइपोथेसिस हो गई, नेबुलर हाइपोथेसिस हो गई। अब जो नेक्स्ट हमारी हाइपोथेसिस है वो है प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, जो दी थी चैम्बरलेन ने। चलिए देखते हैं क्या वो हाइपोथेसिस थी। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, अभी एक ये हाइपोथेसिस जो है मैंने अभी बताया, टीसी चैम्बरलेन नाम था उनका पूरा। उन्होंने एक और साइंटिस्ट थे जिनके साथ मिलकर ये थ्योरी दी थी, वो है एफ आर मोल्टन। इन दोनों ने एक कोलैबोरेशन में एक दूसरे के साथ मिलकर ये जो है प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस डिस्कवर की थी, उसको बनाया था 1905 में इन्होंने ये थ्योरी बनाई थी। अच्छा, ऐसा ऐसा भी माना जाता है कि इससे पहले एक और फ्रेंच साइंटिस्ट थे सी डी बफन। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, कोलिजन हाइपोथेसिस 1749 में। तो ये कहा जाता है कि जो चैम्बरलेन एंड मोल्टन की ये प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस थी, ये सी डी बफन के कोलिजन हाइपोथेसिस का एक रिवाइवल है, कि इस थ्योरी को ही इन्होंने फिर से रिवाइव किया है, एक फ्रेश तरीके से उसको प्रेजेंट किया है। अच्छा, अब इनकी हाइपोथेसिस और बाकी हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है या क्या इनकी स्टडीज में डिफरेंस है? बाकी लोगों ने तो सिर्फ कि भाई सोलर सिस्टम कैसे बना वो बताया है, बट इन्होंने ना आगे फर्दर ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो प्लैनेट्स बने उसके बाद अर्थ का स्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप हुआ, फिर उस पर एटमॉस्फेयर कैसका ओरिजिन कैसे हुआ, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने एंड ओशियन बेसिन्स कैसे बने। इन सब चीजों के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया था या इन्होंने इनको एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में काम किया था। ये किया था टीसी चैम्बरलेन ने। अभी नेक्स्ट अगर इनकी हाइपोथेसिस की बात करें कि क्या इनकी हाइपोथेसिस थी, तो चैम्बरलेन envisaged the origin of solar system with the help of two heavenly bodies, Protosun and companion star। उनका क्या मानना था कि चैम्बरलिन ने जो हाइपोथेसिस दी थी इसमें इन्होंने कहा था कि ये जो पूरा सोलर सिस्टम बना है इसका जो ओरिजिन हुआ है वो दो बॉडीज की वजह से हुआ है। वो है आपका प्रोटोसन
एंड कंपेनियन स्टार। कंपेनियन स्टार को इंट्रूडिंग स्टार भी कहा जाता है। प्रोटोसन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो काफी छोटे पार्टिकल से बना था, और काफी कोल्ड एंड सॉलिड स्ट्रक्चर था प्रोटोसन का। बट अगर आपको याद हो इमैनुअल कांट वाली थ्योरी, उसमें कहा, उन्होंने कहा था कि ये जो बॉडी है वो हॉट है, बट इनका कहना था ये कोल्ड एंड सॉलिड है। तो दिस इज द डिफरेंस दैट केम इन बोथ द हाइपोथेसिस थ्योरी, या फिर इन दोनों के जो माइंडसेट से उनमें यहाँ पे डिफरेंस आया। एक ने कहा कि ये बॉडी हॉट थी, दूसरे ने कहा ये बॉडी कोल्ड थी। चलिए, ये तो आप प्रोटोसन के बारे में। उसके बाद अगर बात की जाए तो कंपेनियन स्टार के लिए कहा गया था कि कंपेनियन स्टार ना डेस्टिन्ड था कि वो प्रोटोसन के पास से गुजरेगा, कि ये जो स्टार है ये एक बार ये जो प्रोटोसन है हमारा, इसके काफी करीब से जो है गुजरेगा। ये बात कही थी चैम्बरलिन ने। फिर अब क्या हुआ कि जब ये कंपेनियन स्टार प्रोटोसन के बिल्कुल पास से गुजरा, सपोज दिस इज माय प्रोटोसन, ये काफी बड़ा है, एंड इसको, इस फिगर को आप समझ लीजिए कि ये कंपेनियन स्टार है। जब ये इसके पास से गुजरा तो प्रोटोसन की जो ऊपरी सतह थी, उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था या अपर पार्ट था, वहां से काफी सारे जो पार्टिकल्स है वो डिटैच हो गए, वो अलग हो गए। सपोज ये पार्टिकल्स जो हैं उससे अलग हो गए थे। तो अब क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स छोटे थे साइज में, कुछ बड़े थे। फिर प्रोटोसन के पास कुछ काफी बड़े बड़े साइजेस में भी थे ये पार्टिकल्स। इन्हीं पार्टिकल्स को जो है नाम दिया गया था प्लैनेटिसिमल्स। ये जो आपके कंपेनियन स्टार के ग्रेविटेशनल पुल था उसकी मदद से प्रोटोसन की ऊपरी सतह से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकले, और उन पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया प्लैनेटिसिमल्स। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि ये जो लार्ज प्लैनेटिसिमल्स निकले, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ थोड़े बड़े थे कुछ छोटे थे, तो ये जो लार्जर पार्टिकल्स थे वो बन गए न्यूक्लियाई। किस लिए? आगे फर्दर प्लैनेट फॉर्मेशन के लिए वो बन गए न्यूक्लियस। कैसे बने हैं वो? अब जो ये बड़े पार्टिकल्स थे, इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इनके आसपास के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उसको अपनी तरफ खींचने लगे ये लोग। इससे जो है ये फिर और बड़े होते गए, जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आकर इसमें मिलने लगे। तो अब ये तो धीरे धीरे हमारे प्लैनेट बनते गए, और वो जो प्रोटोसन था वो आज की डेट में हमारा जो सन है उसमें चेंज हो गया। अब अब 9 प्लैनेट्स कैसे रहे कि कुछ जो प्लैनेटिसिमल्स थे वो तो कंपेनियन स्टार के साथ निकल गए, कुछ को जो है सन ने अपने पास रख लिया, और वो ऐसे सन के चारों तरफ रिवॉल्व होने लग गए। अब ये जो प्लैनेटिसिमल्स सन के अराउंड रिवॉल्व होने लग गए, ये हैं हमारे प्लैनेट्स। तो बस इतनी ही थ्योरी थी इनकी, काफी सिंपल। अब बट इसमें भी काफी सारे क्रिटिसिज्म्स हैं, काफी सारी जगह थी जहाँ प्रॉब्लम लगी। सबसे पहली चीज तो ये कि काफी सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उनका ये मानना था कि जो प्लैनेटिसिमल्स हैं, ये अगर ऐसा कोई एक्सेसिव हीट होती है प्रोड्यूस, तो उनको गैशियस मैटर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। बट इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ। जब वो अलग हुए, जो हीट प्रोड्यूस हुई कि वो गैशियस स्टेट में थी, इन्होंने कहा वो सॉलिड रहे। तो ये एक काफी दुविधा थी एस्ट्रोनॉमर्स के बीच। दिस वाज क्वाइट प्रॉब्लमैटिक, पीपल डिड नॉट अग्री टू दिस। दूसरा, इन्होंने जो बात की थी, इन्होंने साइजेस के दौरान साइज के बारे में कहा था कि जो साइज है ना प्लेनेट का, वो किस चीज पर फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, कि कितने प्लेनेट, छोटे प्लेनेटिसिमल्स हैं वहां पे जिनको वो अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। बट अगर हम अभी अपने सोलर सिस्टम को देखें, तो जो सोलर सिस्टम है उसमें प्लैनेट्स इंक्रीजिंग साइज में है जुपिटर तक, जुपिटर लार्जेस्ट है। उसके बाद वो डिक्रीज होने लग जाता है, सिर्फ एक मार्स एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो एक अरेंजमेंट में है वो, कि पहले छोटे से बड़े होते जा रहे हैं जुपिटर तक, फिर जुपिटर से सारे प्लैनेट्स छोटे होते जा रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
दूसरा क्या है कि अब ये आपको पता है, एक हमारे इनर प्लैनेट होते हैं और एक आउटर प्लैनेट होते हैं, ठीक है। मरकरी टू मार्स तक इनर है, जुपिटर के बाद सारे हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं। तो जो हमारे आउटर प्लैनेट्स है वो काफी लो डेंसिटी के हैं एंड गैसियस स्टेट में है। बट इस चीज की भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी चैम्बरलिन ने, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी कमी रह गई। नेक्स्ट अगर बात करें कि आज की डेट में जो हमारा सिस्टम है, प्लैनेट्स है, उसमें काफी हाई अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। इसका भी वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि ऐसा क्यों है। दूसरी, अब इस चीज पर ना इनकी थ्योरी बेस्ड है कि आपका जो प्रोटोसन है उसके पास से कंपेनियन स्टार गुजरेगा। बट जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स को बोला जाता है कि उसमें इनफाइनाइट स्पेस है। तो अगर वो यूनिवर्स में इनफाइनाइट स्पेस है तो स्टार के बीच में ऐसा प्रोटोसन भी तो एक टाइप का आज भी हम बोलते हैं सन एक टाइप का स्टार ही तो है। तो इतनी इनफाइनाइट जो स्पेस है उसमें स्टार्स का इतना क्लोज एनकाउंटर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब इतना ठीक है। अब बाकी एक और प्रॉब्लम है, काफी साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो इनर प्लैनेट्स थे हमारे, वो इनिशियली स्टार्टिंग में सारे लिक्विड स्टेट में है थे। बट इन्होंने क्या कहा कि प्लैनेट सारे स्टार्टिंग से ही सॉलिड फॉर्म में रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक क्रिटिक बनता है, उनका क्रिटिसिज्म यहाँ पर भी आया। सो ये थे सारे क्रिटिसिज्म उनकी थ्योरी के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये थ्योरी क्लियर हुई हो, एक क्लियर पिक्चर आया हो आपके माइंड में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और हाइपोथेसिस के बारे में, ओरिजिन ऑफ अर्थ के रिगार्डिंग। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.